नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राम। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में जिस मेहमान से आज हमको मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और मौजूदा शिवसेना के नेता हैं जिला अनंतनाग से, कश्मीरी नेता हैं और खास करके युवा नेता हैं। आज इनसे हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर और कश्मीर के हालात को लेकर। शेख इमरान, आपका स्वागत है न्यूज टुडे राष्ट्रीय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपसे इसी बात पे शुरू करूंगा। आप एक युवा नेता हैं, आगामी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, धारा 370 हट चुका है, उसके बाद कैसे हालात हैं कश्मीर के और क्या एक युवा होने के नाते आपको क्या बदलाव दिखते हैं इसमें? देखिए, पहले मैं आपसे करना चाहता हूँ, धारा 370 जब हटा था तो हाँ, कहीं ना कहीं शांति अमन बहाली को मिलने को देख रही है, लेकिन धारा 370 रखा जाए 71, 72 उससे कुछ लेना देना, लेकिन यूथ के जो नौजवान बेरोजगार हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, MBBS स्टूडेंट है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे माँ बाप क्या नहीं करता है एक औलाद के लिए, कई बार के यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पढ़ाई करते हैं कि उनका माँ बाप का बड़ा सपना होता है वहाँ हमारी बच्चा डिग्री करके आएंगे और उनको बड़ा अच्छा खासा सा नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने देती है। सबसे बड़ी बात यही है, आजकल के जो यूथ के नौजवान हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो बिल्कुल जी, हालांकि 370 से हमें लेना दे 71 दो 72 दो, लेकिन रोजगार दो, अपने हुकूक दो। स्थानीय लोगों के लिए जो आप कहते हैं वो रोजगार सुरक्षित होने चाहिए। जी बिल्कुल, उनके लिए आरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं। मुझे जो एज पर सोर्सेज जो हमें पता चलता है कि शायद जो शिवसेना है आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो देने वाली है। अनंतनाग जो अभी डीलिमिटेशन के बाद पहली बार जो वजूद में आई है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसमें आपको हो सकता है मौका दे रहे हैं शिवसेना जो है अनंतनाग और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको शायद उम्मीदवार बनाने की जो है शिवसेना का वो प्रयास है। क्या है उसके बारे में जरा उस पर क्लियर करें। जी बिल्कुल, हाईकमान को भेज दिया गया था हमारा नाम। अगर हाईकमान ने हमारा नाम का दस्तखत किया है तो हम वेलकम करते हैं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो क्या चुनौती नहीं लगती आपको कि क्योंकि एक ऐसी सीट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ने से डर रही है, PDP जो है वो इलेक्शन लड़ने से डर रही है, क्योंकि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है वो आधी जम्मू प्रोविंस में आ जाती है, आधी कश्मीर प्रोविंस में आ रही है, रजौरी है, पुंछ का इलाका है जहाँ से आपको कोई, मुझे लगता नहीं कश्मीरी लीडरशिप को ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बावजूद आपको लगता है कि शिवसेना ने जो आपको ये दिया है, कैसी चुनौती है जो आपके सामने रहेंगी उसमें? जी बिल्कुल, मेहनत तो करनी है। किश्ती में बैठ के पता चलता है कि आगे सफर तय होगा या नहीं होगा। हम भी किश्ती में बैठेंगे, हम भी देखेंगे। लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है। हाल ही में आप वीडियोस भी देखते हो रहते हो सोशल मीडिया पे, मैं ज़्यादा वायरल होता हूँ। वो कोई गांव नहीं, कोई ज़िला नहीं जहाँ मेरा दौरा नहीं रहता है। चाहे हॉस्पिटल की बात करो, स्कूल की हम बात करेंगे, बहुत सारे इलाकों में मेरा दौरा रहता है। और चाहते भी लोग हैं कि अब यंग यूथ जो है, यूथ आइकॉन है कश्मीरी लोगों के, वो सामने उसका चेहरा आना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब तसल्ली हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे हाल ही में नेशनल और PDP जो गठबंधन था वो भी अब टूट गया है। काफ़ी उस टाइम ये इकट्ठे हो रहे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे क्या। तो उसमें भी आप देखिए, कल आपने सुनी होगी न्यूज़, ऐसा लोगों पे अब भरोसा ही उड़ गया। तो अब लोग चाहते कि कोई नया यूथ खड़ा हो जाए। तो वैसे मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात की, गुपकार गठबंधन की आप बात करें, PAGD की, जिस तरह से वो उन्होंने एक गठबंधन बनाया था लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम सभी कश्मीरी लीडरशिप जो है एक है, लेकिन आज जो है उनकी असलियत जिस तरीके से जो बयानबाजी आ रही है वो सामने आई। तो क्या समझते हैं कि ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पारंपरिक जो राजनीतिक दल थे कश्मीर प्रोविंस के, उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, लोगों को गुमराह किया गया है। और ये जो लड़ाई चल रही है, खाली कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कुर्सी का मफाद परस्त है ये लोग। अगर उनको लोगों की हमदर्दी होती तो आज हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है। अगर जम्मू कश्मीर लोगों को बचाना है तो इकट्ठे सारी पार्टियों को जुड़ने की जरूरत है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बड़े करके जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हालात ठीक है तो जो आपने स्मार्ट सिटी बनाई है वहाँ पे बाइक साइकिल्स रखी है, तो उस पर जाके सवारी करें ना, मैं भी देखूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। तो कहने से
तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कश्मीरी के लोग बहुत सारे जेलों के अंदर बाहर है, उनको बंद किया गया है, पासपोर्ट भी छीन रहे हैं, पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। जो टेरर है वो मारा जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आप देखिए, आप जिसने देखिए ना, मुझे एक चीज आपकी समझ नहीं आई। आपने कहा कि जेलों में लोग बंद हैं, कौन लोग हैं वो जेलों में जो बंद हैं? देखिए, कई बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, कई इसमें गुनहगार भी है। हालांकि मैं मिलिटेंट के खिलाफ हूँ। अगर आप बयानबाजी, मुझे पता है आप मिलिटेंसी के सख्त खिलाफ हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी तौर पर जिसने बंदूक उठाया है उसको मौत के सिवा कोई चारा नहीं है, और जो हमारे हिंदुस्तान का टुकड़ा करना चाहता है उसका भी मौत तय है। हालांकि पासपोर्ट भी अब छीना जाता है। आप बोल रहे कि अगर कोई टेररिज्म है तो उसको कीजिए बंद, उसके फैमिली को, अगर रिश्तेदारों का क्या खतरा? अगर एक शख्स है जो विदेश में जाके देश के बारे में अलग अलग बातें करता है या कुछ ऐसा देश विरोधी जो वहां पे जाके गतिविधियां करता है, उसका अगर पासपोर्ट किया जाता है, रोक जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जनाब कि अगर रिश्तेदारों का क्या खतरा है, अगर घर में एक फैमिली मेंबर, 10 फैमिली मेंबर होते हैं, इसमें अगर एक टेररिज्म है तो उनके घर वालों का पासपोर्ट बंद, रिश्तेदारों ने कौन सा गुनाह किया, कौन सा खतरा है? क्या वो टेररिज्म पहले रिश्तेदारों से सलाह लेता है मैं टेररिस्ट का पर दामन छीनूंगा? ऐसा तो थोड़ी नहीं है ना। कहते हैं आपको कहना चाहिए कि जो गुनाहगार है उसको सजा मिले, और जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं, हम तो आगे, हम तो ये आवाज हमेशा दोहराते हैं कि हम नहीं चाहते, हम चाहते अगर किसी की भी सरकार आई तो हमारा जो इंडिया है देश ही तरक्की करे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि बाहर के स्टेटों में आप जाइए, वहां तो मैट्रिक पास भी नहीं होते हैं, उनको बड़े बड़े जॉब्स पे बिठाया जाता है, बड़ी नौकरियां इनको मिलती है। आखिर जम्मू कश्मीर के युवा ठोकरें क्यों खा रहे हैं? आखिर गलती क्या है जम्मू कश्मीर के युवा? अब मुझे जो मैं अब राजनीतिक तौर पर आप मुझे वो कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे जहां तक मेरी नॉलेज में है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मेरा जुड़ना नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे? नहीं, मैं जुड़े, ठीक है ना। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के लिए खतरा है? नहीं, देश के लिए मैंने कब बोला खतरा है? नहीं, आप खुद बोल रहे हैं कि हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। झूठे तो है, सही में अगर मैं ग्राउंड सतह पे क्या नहीं बदला? कहाँ पे है? कौन सा बदलाव? धारा 370 पत्थरबाजी तो बंद हुई है ना, तो अब कौन सा बदलाव चाहिए? जो बदलाव चाहे युवा की, कैसे हुई पत्थरबाजी? यूथ जो दर बदर ठोकरे खा रहे हैं वो हम बदलाव चाहते हैं। नहीं, मुझे बताइए ना, अगर पत्थरबाजी क्यों होती थी? आप देखिए बिजली का बिल कहाँ तक सुनिए, आपके लोग थे वो घूमते आसमान से छूने लगी है। दिल्ली में देखो, आप दिल्ली में 300 यूनिट फ्री मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर, तो इसमें ये क्यों है? तो अगर इमरान बशीर मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है, सबसे पहला क्या काम होगा? देखिए, शेख इमरान अगर पार्लियामेंट मेंबर बन जाते तो सबसे पहला जो यंग यूथ भटक इधर उधर के ठोकरे खा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजगार का मुद्दा होगा। और दूसरा, लेडीजों को अपना हुकूक मिलना चाहिए, 35% रिजर्वेशन होनी चाहिए उनके हक में, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं, 35% इनको रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दूसरी बात है जो पीडीडी की तरफ से, हालांकि जो बिजली के बिल बड़े हैं, बड़े कई लोग हैं बेचारे जो पटरियों में अपना रोजगार चलाते हैं। तो गवर्नर ने कहा कि स्मार्ट मीटर उसके लिए लगाए थे। गवर्नर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटने के लिए वो लगाए गए हैं, स्पेशली लूट मार वो चल रहा है। हालांकि आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी चेंज करेंगे। आप कितना लूटेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? आखिर क्यों सितम? जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या किया ऐसा बड़ा गुना? अपने हिंदुस्तान में रहकर हमें अपना सफर करना पड़ता है। तो क्या आप एक युवा वो हैं, नेता हैं, तो आपको लगता है कि जो मुफ्तखोरी है उससे देश आगे तरक्की कर पाएगा? जब हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे तो कैसे देश आगे चला पाएंगे? देखिए, मुझे अगर इसका ये मतलब है, शेख इमरान एक बिल दे रहा है 3000 रुपए का जी, लेकिन उसी के बदले में मैं बैठा हूँ कुंटी लगा के तार को मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ। नुकसान किसका है? वो शेख इमरान का। जनाब, मैं आपको आज डिक्लेयर बात करना चाहता हूँ, बिजली जो बनती है वो जम्मू कश्मीर से ही बन जाती है, और अपना ही बिजली हमें और अपने दुगना पैसे से खरीदना पड़ता है। ये तो शर्म की बात है, ये कहाँ का इंसाफ है? बताइए, जम्मू कश्मीर को आप जो बोल रहे थे 3000 रुपए जो शेख में सा बिल देंगे तो उस पर आप कुंडी लगाओगे दूसरे साइड से, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे जम्मू कश्मीर की बिजली है और हमसे खरीदना दुगने कीमतों में से पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी बताइए जनाब, कहाँ का इंसाफ है?
क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पे आप? यही होने में चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री बिजली होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट होती है बिजली यहीं से बनती है और हमें से दुगना खरीदना पड़ता है। अगर हम बाहर बात करेंगे, ये बिजली बाहर के स्टेटों में जाती है और वहां उनको कम कीमतों से देना आप पड़ता कहाँ है। से सोर्स लेते हैं इतना, ये जो इतना आप मुझे बता रहे हैं? देखिए, हम जाते हैं हर जगह पे है, पॉलिटिकल लीडर की राजनीति तो यही है ना, हम हर किसी खबर पे नजर रखते हैं। पॉलिटिकल लीडर तो इसकी होती ना, इसका। अच्छा, एक चीज इस इन दिनों चर्चा में है, और खास करके कल परसों प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली थी उसमें भी वो बड़ी शब्द एक चर्चा में रहा, परिवारवाद। जी, तो क्या आपकी भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे परिवार से नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। आपको क्या लगता है कि परिवारवाद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, उससे क्या होगा? नहीं, उससे होगा ना, शेख अब्दुल्ला का फारूक अब्दुल्ला आ जाएगा, फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला आ जाएगा। नहीं, इस पे महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद की महबूबा मुफ्ती आएगी, उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती आ जाएगी। नहीं, ये तो गलत बात है, परिवर्तन होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इसको एक खानदानी राज है, खानदानी राज खत्म होना चाहिए, हर किसी को हक मिलना चाहिए। खानदानी राज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। कि खानदानी राज जो चल रहा था यहाँ, उन्होंने सबसे पहली गलती यही की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने नोच कर खाया है। तो क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो खानदानी राज, जिसको प्रधानमंत्री भी अब निशाना बना रहे हैं, तो आप जब आगामी चुनाव होंगे जो जिनमें शायद आपको भी टिकट मिल जाए, तो क्या आप भी इस तरह के एजेंडे को आगे चलाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करूंगा और मेरा शौक था, सपना था कि मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बन पा रहा हूँ। समय भी हमारे पास, समय भी की जो है वो हमारे कार्यक्रम का खत्म जी, हो रहा है। बिल्कुल। तो आपसे आखिर में चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मेरी मोहब्बाना गुजारिश रहेगी आज कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और ड्रग से बाज आ जाए। तो इंशाल्लाह अगर पार्लियामेंट में मुझे मौका मिल गया, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की यूथ की आवाज़ को मैं बुलंद करके रहूँ। तो ये थे शेख इमरान, शिवसेना के नेता हैं, और आने वाले जो आगामी चुनाव है उनमें जो नई जो डिलिमिटेशन के बाद जो एक सीट जो लोकसभा की बनी है अनंतनाग रजौरी, उसके लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इनको शुभकामनाएं भी देते हैं हम इसके साथ, और इसी के साथ जो है हम अपना कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत आपसे लेते हैं। और आप भी अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।